हरे कृष्णा। मैं सृष्टि यादव, आप सभी का स्वागत है मेरी एकेडमी में। तो और मैं 2 टाइम्स UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, या मैं अभी कंपटीशन की प्रिपरेशन करती हूँ अभी। मतलब UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, PGT वगैरह का एग्ज़ाम भी दे रही हूँ। और हम लोग साथ में पूरी राजनीति विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, एक समग्र अध्ययन राजेश मिश्रा सर की बुक से। इसमें हमने एक चैप्टर पढ़ लिया था प्लेटो, और हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एरिस्टोटल। ठीक है, अभी हम फर्स्ट टाइम एक अच्छी रीडिंग करेंगे, अच्छे से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझेंगे। इसके बाद हम और डिटेल स्टडी करेंगे बाद में नोट्स वगैरह से। तो एरिस्टोटल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एरिस्टोटल एक यूनानी विचारक हैं, यूनानी ग्रीक विचारक हैं, सारे ओल्डेस्ट थिंकर हैं ये। प्लेटो एरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे, अरस्तु। तो आगे पढ़ते हैं हम। अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व में। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में थ्रेस स्थित स्टागिरस नामक जगह पर हुआ था, जो यूनानी उपनिवेश था। अरस्तु महान प्राचीन यूनानी राजनीति दार्शनिक प्लेटो का शिष्य और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर का गुरु था। अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं तथा उन्होंने पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध रचना लिखी। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा। अरस्तु ने लीसियम नामक शैक्षणिक संस्था 335 ईसा पूर्व में खोली थी। अरस्तु द्वारा आगमनात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक, स्वदेशीय, अन्वेषणात्मक, एपोरेटिक, विश्लेषणात्मक आदि पद्धतियों का प्रयोग किया गया। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन इत्यादि आदर्शवादी विचारक हैं। वे विचारक आदर्शवादियों में शामिल हैं जो अपना विचार अमूर्त विचार से आरंभ करते हैं तथा राज्य एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं तथा चाहिए पर बल प्रदान करते हैं। अरस्तु एथेंस से कालाचिस भाग गया था ताकि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। अध्ययन पद्धति दी है, फिर अप्रोच, क्या मतलब इनका तरीका था पढ़ने का। अरस्तु को अध्ययन पद्धति को स्वदेशात्मक पद्धति टेलियोलॉजिकल कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। स्वदेशात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है, जैसे बीज से पहले वृक्ष की कल्पना की जाती है। अरस्तु ने स्वदेशात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया। राज्य को ज़्यादा महत्व देते हैं लोग, मतलब उद्देश्य पूरा होना चाहिए हर हाल में। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसे हमें याद रखना है। राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। नेक्स्ट हम आते हैं स्वदेशात्मक पद्धति का विस्तृत अभिप्राय। जैसे अब ये इसको समझते हैं थोड़ा सा। लकड़ी है, मटेरियल कॉज, निर्माण के यंत्र, एफिशिएंट कॉज। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई जा रही है। सबसे पहले मटेरियल, फिर एफिशिएंट कॉज। मेज का जो विचार है फॉर्मल कॉज हो गई है। मेज का निर्माण जो है ये फाइनल कॉज हो गई। अगर हमें एक मेज बनानी है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हमें लकड़ी चाहिए होगी। किससे बनाएंगे? निर्माण के यंत्र से। एफिशिएंट कॉज जो उसमें मतलब उसमें एफिशिएंसी लेकर के आएगी, यंत्र होंगे, है ना। मैटर हो गई तो मटेरियल होगी लकड़ी केवल। मेज का विचार फॉर्मल कॉज, फॉर्मल उसे फॉर्म में कैसे लाएंगे, उसकी फॉर्म कैसे बनाएंगे, जैसे, है ना। तो एक थॉट जरूरी है उसके लिए। मेज का विचार, अब विचार आया, फिर उसके बाद ये सामान भी हो गया, निर्माण का यंत्र भी हो गया, या उसके बाद हम निर्माण करेंगे, ये फाइनल कॉज हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, है ना। ये उसी तरह से है जैसे एग्ज़ाम, अगर हमें कोई एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पहले हमें किताबें चाहिए, फिर तैयारी का तरीका, फिर टीचर्स, है ना, सारी चीज़ें। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। अरस्तु के चिंतन में मध्यम मार्ग का विचार प्रभावी है। यह विचार अरस्तु के चिंतन में प्रत्येक संकल्पना में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए शासन प्रणाली और संपत्ति के संदर्भ में भी उसने मध्यम मार्ग का सहारा लिया। यह हमें याद रखना है। स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अरस्तु का, और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य के विकास का क्रम परिवार, गाँव व राज्य है। ये भी याद रखना है। क्रम परिवार है, सबसे पहले परिवार आता है ना। परिवार ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखो सबसे छोटा ही परिवार हो गया, फिर उसके ऊपर गांव हो गया, फिर उसके ऊपर राज्य हो गया, ठीक है। अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक व आंगिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। ठीक है, राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता, या तो वह पशु है या देवता। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर एवं सर्वश्रेष्ठ है। अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता। शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या न ज़्यादा न कम होनी चाहिए। राज्य का आकार भी न ज़्यादा न कम होना चाहिए। राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। नागरिकों का चरित्र
बुद्धिमान और साहसी दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, आंगिक राज्य। आंगिक राज्य से क्या तात्पर्य है? ये जो यूनानी ग्रीक दार्शनिक हुआ करते थे ना, जैसे प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ये हमेशा राज्य को स्वरूप जो देखते थे आंगिक राज्य के रूप में देखते थे। दो तरह के थॉट होते हैं, एक तो आंगिक और एक और होता है। ठीक है, आंगिक का मतलब होता है कि जैसे शरीर के हमारे डिफरेंट अंग होते हैं ना, सबसे पहले हमारा जैसे हमारा माइंड होता है सबसे ऊपर, है ना, जिसे ब्राह्मण की संज्ञा भी दी गई है। तो आंगिक राज्य जो राज्य है वो भी अंगों के समान है। उसमें मंत्र पढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है। आंगिक राज्य के समर्थक राज्य को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व देते हैं। राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का महत्व है। जिस तरह शरीर के अंगों के पहले व्यक्ति का बोध होता है, उसी तरह राज्य के नागरिकों के पहले राज्य का बोध होता है। इसलिए अरस्तु कहते हैं राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज्य एक स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक संस्था है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल एवं ग्रीन के राज्य का विचार आंगिक है। अरस्तु ने अर्थशास्त्र के अध्ययन को घर एवं घरेलू कार्यों के प्रबंध का अध्ययन कहा। उसके अनुसार जीव विज्ञान बायोलॉजी में भी भौतिक शरीर का ही अध्ययन किया जाता है और जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य नैतिक और सद्गुणी जीवन यापन है। ठीक है, अरस्तु ने व्यक्ति के जीवन के निजी या पारिवारिक भाग को भौतिक और आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए माना, जबकि सार्वजनिक जीवन को नैतिक और सद्गुणी जीवन का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए उसने इसे सर्वोच्च विज्ञान का नाम दिया। अरस्तु के अनुसार राजनीति की परिभाषा। अरस्तु के अनुसार मानवीय जीवन के दो पक्ष होते हैं और आर्थिक और व्यक्तिगत पक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन है। इन्होंने क्या बताया है? आर्थिक और व्यक्तिगत से ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है राजनीतिक और सामाजिक जीवन। इसलिए अरस्तु ने व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी कहा है। मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, जिसका अभिप्राय है कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सबसे बड़ा लक्ष्य बताया राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति में भौतिक आवश्यकताएं विद्यमान होती हैं जो पशुओं में से मिलती हैं, परंतु व्यक्ति की मूल विशेषता नैतिक सद्गुणी जीवन यापन में है, जो ईश्वर की विशेषता के समान है। इसलिए राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने का मूल उद्देश्य समुदाय का कल्याण है, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ और हितों को पूर्ण करना। यह विचार अरस्तु पर प्लेटो के विचार का स्वाभाविक परिणाम है। परिवार का विचार। अरस्तु ने परिवार को महत्व दिया है। परिवार में अरस्तु ने पति, पत्नी, बच्चे व दासों को शामिल किया। अरस्तु के अनुसार परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु के अनुसार परिवार में पति, पत्नी, बच्चे व दास होते हैं। परिवार का मुखिया पति होता है, जिसमें विवेक सर्वोच्च होता है। पत्नी में अल्प विवेक होता है, जबकि बच्चों में विवेक अविकसित होता है। ये जैसे देखो प्लेटो थे ना, प्लेटो ने पत्नी वाला साम्यवाद दिया है, परिवार को महत्व नहीं दिया है ना, राज्य को इतना ज़्यादा महत्व दे दिया है। तो अरिस्टोटल ने प्लेटो की इस वाली बात को समर्थन नहीं किया है, उन्होंने परिवार को महत्व दिया है। अरस्तु के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति समान नहीं होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने में मुखिया की भूमिका अलग अलग होती है। और डरिंग के अनुसार जब पति पत्नी को निर्देशित करता है तब उसकी भूमिका संवैधानिक सलाहकार की होती है। पिता पुत्र को निर्देशित करता है तो अधिनायकवादी होता है। जब मालिक दास को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका निरंकुश होती है। अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का नागरिकों पर शासन मुखिया के परिवार पर शासन से भिन्न होता है। प्लेटो के अनुसार मुखिया का शासन राजा का नागरिकों के समान होता है। अरस्तु ने इसका खंडन किया। अरस्तु ने अलग कहा है ना। परिवार में पति का पत्नी पर शासन स्थायी होता है, जबकि राजा का नागरिकों पर शासन स्थायी नहीं होता है। परिवार का मूल उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंध करना है, जबकि राज्य द्वारा नैतिक आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। परिवार के मुखिया का परिवार के अलग अलग लोगों के लिए निर्देश भिन्न होता है, जबकि राज्य का निर्देश सभी के लिए समान होता है। राज्य का निर्माण परिवार व गांव से मिलकर होता है, अतः राज्य परिवार व गांव से गुणात्मक व व्यापक तथा तुलनात्मक रूप में भिन्न है। दास प्रथा पर विचार। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति दास हैं जो विवेक शून्य हैं। अरस्तु जो है ना, इन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया, उस बात का हमको ध्यान रखना है। दास प्रथा का समर्थक हैं अरस्तु।
इसकी बहुत आलोचना भी हुई है उनकी इस वाले कॉन्सेप्ट की। अरस्तु ने विवेक शून्य लोगों को दासों की श्रेणी में रखा, जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोगों के दास होते हैं। दास मनुष्य की जीवित संपत्ति व परिवार का भाग होते हैं। दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु के तर्क। अरस्तु के अनुसार यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करें, अतः दास प्रथा प्राकृतिक है। दास प्रथा दासों व स्वामी दोनों के लिए उपयोगी है। स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है कि उनके द्वारा घरेलू कार्य करने से स्वामी को शासन कार्यों में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिलता है। देखो ये चीज़ थोड़ा कुछ हद तक सही भी की जा सकती है। अगर आज के समय में भी हम देखें, जैसे हम अपने घर में किसी को अगर सर्विस के लिए रखते हैं, काम के लिए रखते हैं, तो जैसे हम अगर जॉब भी करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हम हेल्प ले करके उनकी थोड़ा सा अपना समय बचा सकें, इस तरह से इस चीज़ को कहा जा रहा है। और हालांकि दास प्रथा बहुत नेगेटिव भी थी उस सेंस में, उधर देखा जाए तो, लेकिन अरस्तु ने इसको बहुत पॉजिटिव साइड से बता करके इसको वो किया है, जस्टिफाई किया है, क्योंकि हम और डिटेल में समझ सकते हैं इसे अलग से बताया। ये जैसे ये जो लाइन बोली जाए है, स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है कि उनके द्वारा घरेलू कार्य करने से स्वामी को शासन कार्यों में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिलता है। दासों के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि मालिक के साथ रहते हुए दासों में भी नैतिकता का विकास हो जाता है। ये देखो एक अच्छी बात बताइए कि मतलब जब हम जैसे संगत करते हैं तो वो चीज़ें हमें भी आ जाती हैं, तो दासों का भी इससे थोड़ा सा भला हो जाता है। हालांकि इसे अच्छा नहीं भी समझ सकते हैं, बट बस हमें एक कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ लेना है। अरस्तु ने नैतिकता का विकास होने पर दासों को छोड़ देने का भी समर्थन किया। बारकर के अनुसार अरस्तु को दास को छोड़ने का भी समर्थन किया है, मतलब नैतिकता वाली बात कर रही है। बारकर के अनुसार अरस्तु की दास प्रथा में मानवीयता का तत्व मौजूद है। आधुनिक दास प्रथा व अरस्तु की दास प्रथा में अंतर। आधुनिक दास प्रथा 18वीं व 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी, जिसमें दासों के साथ अमानवीय व बर्बर व्यवहार किया जाता था। दासों को खुलेआम खरीदा व बेचा जाता था। इन्हें जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। अतः अरस्तु की दास प्रथा आधुनिक दास प्रथा से भिन्न है। अरस्तु की दास प्रथा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अरस्तु ने युद्धबंदियों को दासों की श्रेणी में नहीं रखा। इनके अनुसार दास का बेटा दास होगा, यह आवश्यक नहीं है। अरस्तु के अनुसार दासों को उत्पादन कार्य में नहीं लगाया जाएगा, वे केवल घरेलू कार्य में सहायता करेंगे। अरस्तु के अनुसार यदि दास में विवेक का विकास हो जाएगा तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा, अतः यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति आजीवन दास रहेगा। अरस्तु के अनुसार दासों के साथ मानवीय व मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। अरस्तु के अनुसार दास मालिक के शरीर के ही विस्तृत रूप हैं। उसने तो यहाँ तक कहा कि यूनानी लोग दासों की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे, बल्कि बर्बर प्रजातियों को ही दासों में रखा जाएगा। ये थोड़ा सा अब ये पार्शलिटी कर रहे हैं। विधि का शासन, नेक्स्ट है विधि का शासन। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विपरीत विधि के शासन को महत्व दिया। अरस्तु के अनुसार विधि युग युग के अनुभव की संचित निधि है। अरस्तु के अनुसार विधि वासना रहित विवेक है। अरस्तु ने विधि को सद्गुण का पर्याय माना। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में कहा कि जब व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है, परंतु इससे अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है। अरस्तु के अनुसार विधि अवैयक्तिक होती है, क्योंकि विधि शासक और शासित दोनों पर समान रूप से लागू होती है। शासक व शासित दोनों विधि के लिए समान हैं। शासक विधि द्वारा शासन करते हैं, स्वेच्छाचारी द्वारा नहीं। शासन का आधार शासितों की सहमति है। शासन का आधार क्या है? शासितों की सहमति, मतलब कंसेंट वाले रूल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट नागरिकता, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये अरिस्टोटल का, सिटीजनशिप। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति नागरिक हैं जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। बारकर के अनुसार अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में ना होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में है। ये स्टेटमेंट हम याद रख सकते हैं कि शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में ना होकर शेयर होल्डर या अंशधाता के रूप में है। करदाता के रूप में ना होकर, मतलब उनको वो उसका शेयर तो मिल रहा है नागरिकता का, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं अपनी तरफ से, शायद इसका यही मतलब है। अरस्तु ने नागरिकता का आशय सरकार के और समझ के और अच्छे से इसे बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। अरस्तु ने नागरिकता का आशय सरकार के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी से लिया है। आधुनिक नागरिकता का मूल आधार अधिकार है। यह जन्म से या किसी भूभाग में निवास करने से प्राप्त हो जाती है। अरस्तु के अनुसार निम्न लोगों के लिए नागरिकता नहीं होगी:
महिलाएं, शिल्पी, बूढ़े एवं बच्चे, दासों को विदेशी, मतलब अरस्तु की नागरिकता जो है ना वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। इतने सारे लोगों को नागरिकता दे ही नहीं रहा है, मतलब वो तो बस कुछ लिमिटेड लोगों को नागरिकता दे रहा है जो शासन में भागीदारी करेंगे, जो फैसले लेंगे। महिलाओं को नहीं दे रहा, शिल्पी, बूढ़े, बच्चों को नहीं दे रहा, दासों को, विदेशी लोगों को नहीं दे रहा, तो फिर बहुत कम लोग रह गए ना। अरस्तु का कहना है कि यह तो प्रकृति का नियम है कि वरिष्ठ कनिष्ठ पर शासन करेगा। अरस्तु की बातें एक हद तक बहुत नेगेटिव सी लगती हैं, लेकिन अगर इसे थोड़ा डीप में समझेंगे तो वो कुछ परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही वही चीज़ें कह रहे होंगे। अरस्तु का कहना है कि यह तो प्रकृति का नियम है कि वरिष्ठ कनिष्ठ पर शासन करेगा। अगर अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है। अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास है। अरस्तु की नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती। नागरिकता के गुण। अरस्तु के अनुसार नागरिकों का कोई एक सामान्य गुण नहीं होता, उनके गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा राज्य के विधान के अनुसार उनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। एक अच्छे मनुष्य के गुणों को नागरिकों में होना या ना होना आवश्यक नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक नागरिक में अच्छे मनुष्य के गुण भी हो ही। एक अच्छे नागरिक में शासन करने तथा शासित होने की क्षमता होनी चाहिए। एक श्रेष्ठ मनुष्य के गुण। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण संयम, साहस एवं न्याय इत्यादि आदि होते हैं। एक श्रेष्ठ मनुष्य में शासक तथा नागरिक दोनों का गुण होना आवश्यक है। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण स्थिर एवं अपरिवर्तनशील होते हैं। संपत्ति पर विचार हैं फिर अरस्तु के। व्यक्ति का मूल विकास नैतिकता में है। नैतिकता आंतरिक होती है, लेकिन नैतिकता के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां भी आवश्यक हैं। इन बाह्य परिस्थितियों में संपत्ति भी प्रमुख है। अरस्तु ने संपत्ति को प्रमुख बताया है और ये सच भी है, संपत्ति भी जरूरी है। बाह्य परिस्थिति है ये संपत्तियाँ, मतलब धन भी एक तरह से मायने रखता है अगर हम आंतरिक गुणों का विकास भी करना चाहते हैं तो। अरस्तु के अनुसार संपत्ति का अर्जन दो प्रकार से होता है। एक तो प्राकृतिक तरीके से। अरस्तु के अनुसार मछली पालन करना, कृषि कार्य करना इत्यादि संपत्ति अर्जन के प्राकृतिक तरीके हैं। शोषण की विधि से, व्यापार और वाणिज्य से प्राप्त संपत्ति। लेकिन अरस्तु प्राकृतिक विधि द्वारा अर्जित संपत्ति को ही वैध मानता है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश और काल में विस्तार है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति में स्वामित्व व्यक्ति की बजाय परिवार का होता है। अरस्तु संपत्ति का समर्थन तथा व्यापार और सूदखोरी की आलोचना करता है। अरस्तु ने संपत्ति वितरण के 3 तरीके बताए। व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग, सामूहिक संपत्ति और व्यक्तिगत उपभोग, सामूहिक संपत्ति और सामूहिक उपभोग। अरस्तु प्रथम वितरण के तरीकों को सबसे अच्छा मानता है। क्रांति का विचार। नेक्स्ट है क्रांति। ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है अरस्तु का। क्रांति का विचार हमें याद रखना है। स्वर्णिम मध्यमान था, जैसे क्रांति का विचार है, नागरिकता का विचार है, ये सब अरस्तु के बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अरस्तु ने शासन प्रणाली का विशद वर्णन करते हुए शासन प्रणालियों के परिवर्तन का भी उल्लेख किया है। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन, ये जो 2 लाइन है ना, संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। उदाहरण के लिए कुलीन तंत्र का गुट तंत्र में परिवर्तन है। क्रांति का मूल कारण विषमता या समानता की आकांक्षा है। इनके अनुसार 2 प्रकार की समानता होती है। देखो ये क्या कह रहे हैं, क्रांति का जो मूल कारण है ना, विषमता या समानता की आकांक्षा है। जब लोगों में ये होता है कि भेदभाव वाली भावना, कि उन्हें किसी को छोटा बड़ा समझा जा रहा है, और जब जो शासित हो रहे होते हैं वो अपने आप को छोटा समझते हैं, तो वो कि नहीं हम ऐसे नहीं रहेंगे, हमें भी मतलब थोड़ा सा हमें और सुविधाएं मिलनी चाहिए, या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसे डिटेल में और अच्छे से समझा जा सकता है। विषमता की भावना, छोटे बड़े की भावना, इस तरह की चीज़ें, मतलब काफ़ी सारे कारण होते हैं क्रांति के इस तरह के। देखते हैं आगे। निरपेक्ष समानता और अनुपातिक समानता। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा है। यह है गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा है तथा धनी वर्गों द्वारा विषमता बनाए रखना है। इसलिए क्रांति अमीर व गरीब दोनों वर्गों द्वारा होती है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के इस मूल कारण के अतिरिक्त क्रांति के अन्य कारण भी होते हैं, जैसे शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा, सम्मान की लालसा, ये लालच है ना, लालच बहुत बड़ा कारण है। इसके अंतर्गत अयोग्य को सम्मानित व योग्य को अपमानित करना, शासन करने वाले व्यक्ति अयोग्य हों। घृणा के कारण भी क्रांति होती है, क्योंकि धनी वर्ग में जनता शासकों से घृणा करती है। समाज में गरीब व धनी वर्ग में असंतुलन ही क्रांति का